हाय एवरीवन, वेलकम टू फाइसेप्ट। और फिर से एक बहुत छोटा सा वीडियो पर बहुत काम का होगा, क्योंकि जब भी हम वेव की बात करते हैं, ठीक है, और वेव मोशन में जब एनर्जी या इंटेंसिटी की बात करते हैं तो हम रटा हुआ फॉर्मूला यूज़ करते हैं। और उसका बहुत नुकसान हो सकता है जब किसी एक छोटे से पार्ट का, अगर मान लो कि भी किसी इंस्टेंट पे, किसी एक मोमेंट पे मान लो 1/4 की एनर्जी ना पूछते हुए यहाँ से 1/8 लेंथ की एनर्जी पूछ ली जाए कि भाई सिर्फ इतने से पार्ट में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, तो तुम्हारा सारा जो रटा हुआ फॉर्मूला है वो फेल हो जाएगा। ठीक है, या बिल्कुल याद रखना चाहिए, हमें रटने की ज़रूरत होती है कई बार फॉर्मूले को याद रखने के लिए, लेकिन जब हम आप एडवांस्ड की बात करते हैं तो हमारे पास क्लियर आइडिया होना चाहिए अबाउट द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको ये समझा दूं कि अगर ये मान लो स्ट्रिंग है जिसमें ट्रांसवर्स वेव है, ऑब्वियसली ट्रांसवर्स वेव होगा, वेव इन स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, तो पहला ये आइडिया याद रखना कि जब भी हम लेंथ की बात करेंगे ना, कि मान लो यहाँ तक स्ट्रिंग था, ठीक है, तो बेसिकली लेंथ ये होगा जो एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, जब भी हमें मास लिखना है तो मास कैन बी रिटन एज, टोटल मास कैन बी रिटन एज म्यू इनटू एल, वेयर म्यू इज द मास पर यूनिट लेंथ। अब तुम कहोगे कि भाई एक कंफ्यूजन आ सकता है कि सर लेंथ तो बढ़ गया है, एक्चुअल में ये स्ट्रिंग थी तो ये लेंथ बढ़ गया, एलोंगेट हुआ, तो वहां पे डेंसिटी थोड़ी इधर उधर हुई होगी। ठीक है, तो जब हमें एक्चुअल में मास लिखना है तो हमें ऐसे ही लिखना चाहिए। ठीक है जी। अब बात आते हैं कि भाई जो रटे हुए फॉर्मूले पे, तो जब हम इंटेंसिटी लिखते हैं तो क्यों वो सही है, क्यों उसका इस्तेमाल करते हैं, और आगे और क्यों डिटेल में जानना चाहिए, मैं वो सभी कुछ आपको समझाता हूं। अब मान लो कि जितने भी पार्टिकल्स हैं सभी एसएचएम कर रहे हैं, सबका एसएचएम हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट फेज में, तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो एम्पलीट्यूड है वो सबके लिए बराबर होगा। तो अगर हमने ए लिख दिया तो सबके लिए एम्पलीट्यूड बराबर होगा। ठीक है, तो अगर मैं थोड़े से पार्ट की बात करूं जिस पार्ट का मास एम हो जाता है, अगर उसकी एनर्जी लिखना चाहूं, मैं अगर उस पार्ट की एनर्जी लिखना चाहूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 1/2 मास इंटू ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एसएचएम करते हुए किसी भी पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी होती है वो हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा लिखने में हमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये उस चीज़ का सोल्यूशन नहीं होगा, ये सिर्फ इंटेंसिटी निकालने का, एवरेज एनर्जी डेंसिटी निकालने का तरीका होगा, लेकिन और भी डिटेल में हमें अभी तुरंत समझना है, जिससे कि किसी एक स्मॉल सेक्शन का हम एनर्जी निकाल पाएँ, या फिर डेंसिटी को हम कंपेयर कर पाएँ कि यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होगी, यहाँ ज़्यादा होगी, यहाँ ज़्यादा होगी, वो सब कुछ देख पाएँ हम लोग। ठीक है, तो आपने ऐसा लिख दिया जी। अब अगर हमें यहाँ पे बात आती है कि भी एनर्जी पर यूनिट लेंथ लिख लेते हैं जी, तो हम वैसे ही सोच रहे हैं पर यूनिट लेंथ वो एवरेज तौर पे लिख रहे हैं, एक्चुअल में यहाँ के लिए नहीं होगा। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि अगर हमारे पास एक छोटा सा लेंथ डेल्टा एल है, तो इसका जो मास हो जाएगा, अगर मान लो यहाँ पे हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया एस लिख दिया जी एंड डेंसिटी रो रख दी, तो इस छोटे से पार्ट का जो मास होगा ये डेल्टा एल इंटू एस, दिस इज द टोटल वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख सकते हैं क्या। तो अगर हम इस एनर्जी को लिखना चाहे तो वो ऐसा ही लिखा जाएगा, 1/2 मास के प्लेस पे क्या रख देंगे जी, डेल्टा एल एस इंटू रो। ठीक है, ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर। यहां तक बात समझ आ रही है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी ट्रांसमिट हुई होगी, यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी ट्रांसमिट हुई होगी, अभी सब कुछ हम लोग एवरेज के चक्कर में बात कर रहे हैं, तो यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है वो v होता है, क्योंकि टी टाइम में v इंटू डेल्टा टी होता है, तो यूनिट टाइम में कितना होगा, v हो जाएगा जी। तो यहां से अगर मैं ये कहूं कि यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी ट्रांसमिट हुई, तो उसको आप सीधे सीधे E अपॉन ये टाइम लिख दोगे क्या, कि यूनिट टाइम में करने के लिए तो डेल्टा टी टाइम के लिए अगर ये था तो डेल्टा एल को हम सीधे तौर पे v इंटू डेल्टा टी लिख सकते हैं। ठीक है, तो डेल्टा एल को अगर हम v इंटू टी लिख सकते हैं तो ये कितना हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे अगर आप डेल्टा टी को, इसको v को v डेल्टा टी लिख दोगे और डेल्टा टी से डिवाइड कर दोगे तो यूनिट टाइम में v हो गया। तो देखो यूनिट टाइम में तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, v, यहां तक मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत होनी चाहिए कैसे लिख रहे हैं हम लोग। देखो रो एस ए स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर,
ये पावर हो गया क्या? ये कैसे लिखा कि भाई हमने ये लिखा कि डेल्टा एल लेंथ पे इतनी एनर्जी होनी थी, यूनिट टाइम में ये लेंथ v के बराबर होगा, तो यूनिट टाइम में अगर ये लेंथ v के बराबर होगा तो डेल्टा एल को हमने v से लिख दिया। तो यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी चेंज हुई मीडियम में, अगर ये वेव आगे प्रोपगेट हो रहा है, तो यूनिट टाइम में लेंथ इस स्ट्रिंग का, जहां तक डिस्टर्बेंस है, अभी यहां तक डिस्टर्बेंस था, यूनिट टाइम में ये v से बढ़ जाएगा, तो इतनी एनर्जी बढ़ गई जितना इस वाले लेंथ में होना चाहिए था, तो हमने लिख दिया ये पावर। ये सब कुछ एवरेज पे बात चल रही है, ठीक है। तो जब आपने पावर लिख दिया तो ऑन द सेम पैटर्न अब यहां से हम सीधे तौर पे इंटेंसिटी लिख सकते हैं। तो पावर अपॉन एरिया को हम इंटेंसिटी लिख दें, तो पावर अपॉन एरिया कर दीजिए, तो एरिया एरिया कैंसिल हो गया, तो v रो ए स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर अपॉन 2। स्टैंडर्ड फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं, जब भी हम स्टैंडर्ड फॉर्मूले की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी के साथ लिखते हैं, तो फ्रीक्वेंसी को 2πf लिख दोगे तो 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो फाइनली ये जैसा आप देखते हो रटते हो, 2π स्क्वेयर एफ स्क्वेयर ए स्क्वेयर रो वी, ये आ गया। तो ये याद रखना है, याद रखने के लिए मेथड बहुत सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, ये एज्यूम किया, एवरेज तौर पे लिख दिया। लेकिन अगर एक्चुअल में हम बात कर रहे हैं तो अलग अलग आपसे यही पूछ लिया जाए कि भाई एक ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग है, एक ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग है, और आपसे पूछ रहे कि भाई जो एनर्जी होगी, एनर्जी पर यूनिट लेंथ, वो कहाँ पे ज़्यादा होगी, कहाँ पे कम होगी, या कहाँ पे कितनी होगी, तब हालत ख़राब हो जाएगी इस फॉर्मूले पे। क्योंकि अब अगर आप देखोगे तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग डेंसिटी निकल के आएगी। उसको जब हम इंस्टैंटेनियस को एक पूरे लैम्डा के लिए इंटीग्रेट करेंगे तब वही रिजल्ट निकल के आएगा, ठीक है। तो वहाँ से कोई पंगा नहीं है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें इसको जैसे सॉल्व करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं, तो देखो हम अलग अलग निकालेंगे कि जैसे मान लो ये ऐसा लिख दिया आपने जी, ठीक है, देखना ध्यान से समझना, और हम किसी एक छोटे से पॉइंट पे पहुंच गए जी, हम यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये था, अगर हम लेंथ की बात करें तो ये एक्चुअली ये लेंथ था हमारा, डेल्टा एक्स लिख सकते, जो कि वेव के आने की वजह से ये इलोंगेट होकर के डेल्टा एल हो गया। मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट किसी भी बच्चे को यहां तक होना चाहिए, क्योंकि जो अगर वेव नहीं था, अगर वेव नहीं था तो ऐसा था, वेव आने की वजह से इस पर्टिकुलर मोमेंट पे ये एक्चुअल स्नैपशॉट है, तो ये डेल्टा एल हो गया। तो सबसे पहले अगर हम चेंज इन लेंथ की बात करें तो डेल्टा एल माइनस डेल्टा एक्स हो गया। और अगर मैं इसको इलोंगेशन इन द स्ट्रिंग लिख देता हूं, अगर मैं इसी को इलोंगेशन इन द स्ट्रिंग लिख सकता हूं तो हम यहां से इसकी एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। फिर हम काइनेटिक की भी बात कर लेंगे, तो हम पहले तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे कि कितना लेंथ चेंज हुआ है जी। तो सबसे पहले तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब ये कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, डेल्टा एल, तो ये डेल्टा एक्स हो गया, इसको हम डेल्टा वाई लिख देते हैं सर, तब आपको पता चलेगा स्लोप का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो रहा है, ठीक है। तो अब अगर आप यहां पे देखोगे तो इस डेल्टा एल को हम डेल्टा एक्स स्क्वेयर प्लस डेल्टा वाई स्क्वेयर पावर 1/2 लिख सकते हैं क्या, इसको लिख दिया आपने, ठीक है। तो अगर हम चेंज को लिखना चाहते हैं तो फाइनली अगर मुझे चेंज निकालना है, चेंज कितना हो गया, इलोंगेशन कितना आया, अगर हम लोग इलोंगेशन की बात करते हैं कि इलोंगेशन सच में कितना आया है, तो अब इसको लिख सकते हो सर, तो ये कितना आ जाएगा, इसमें से बाइनोमियल हमें यूज़ करना है तो इसमें से डेल्टा एक्स हम बाहर कर लेते हैं सर, डेल्टा एक्स बाहर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस डेल वाई बाई डेल एक्स हो जाएगा क्या, ये स्क्वायर है ही, क्योंकि ये फिर बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करके इधर मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस डेल्टा एक्स, ठीक है। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए जी, तो ये सब मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली जो आपको दिख जाएगा, देखो ये डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1/2 ये इस तरफ आ चुका होगा, इसमें से कोई डाउट नहीं है। तो अगर अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर लें तो हमारा जो इलोंगेशन है ये इतना आ गया, डेल्टा एक्स स्क्वेयर इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। अब इसी को लिमिट हम लिख लें, लिमिट लगा दे तो हम इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, पार्शियल इसलिए लिखा कि टाइम को हमने कांस्टेंट एज्यूम किया हुआ है, किसी इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं, किसी एक मौके पे बात कर रहे हैं, दिस इज द एक्चुअल स्नैपशॉट, इसलिए हमने ये पार्शियल फॉर्म यूज किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि यहां पे दूसरा डिफरेंशियल फॉर्म भी अवेलेबल है सर, अगर t के साथ लिखना हो तो t को हमने कांस्टेंट लिख दिया, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। तो अगर हम इलोंगेशन की बात करें तो ये कुछ ऐसा आ गया, अगर इलोंगेशन ऐसा आ गया तो अब हम यहां पे एनर्जी लिख सकते हैं।
तो देखो बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगर लिखा हुआ है तो जो हम पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहते हैं इसको सीधे सीधे फोर्स, सीधे सीधे फोर्स इंटू इलोंगेशन लिखते हैं, और फोर्स यहाँ पे टेंशन होगा, तो टेंशन इंटू डेल्टा एक्स लिखने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी सर। अगर हमें लिखना हो तो डेल्टा यू इंटू दिस इलोंगेशन हो गया जी। ये हमारा डेल्टा यू आ गया, ये हमारा क्या आ गया, डेल्टा यू। तो डेल्टा यू की अगर हम बात करेंगे तो ये कितना आ गया, 1/2। देखो ये तो है ही भी हमारे पास 1/2 dy बाई डी एक्स स्क्वेयर इंटू डेल एक्स इंटू टी, दैट्स ऑल। तो यहां तक मुझे लगता नहीं कि किसी को दिक्कत होनी चाहिए। तो ये जो आया ये पोटेंशियल एनर्जी हुआ। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ लिखते हैं जो ज़्यादा जनरल हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ की बात करोगे तो डिवाइड कर दो, तो देखो 1/2 इंटू टी इंटू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वेयर। अब टेंशन सब जगह यूनिफॉर्म एज्यूम कर रहे हैं आप, तो जहां पे स्लोप ज़्यादा होगा वहां पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी पर यूनिट लेंथ क्या। तो सबसे पहला ये पॉइंट निकल के आया कि भाई यहाँ पे डेंसिटी जीरो हो जाएगी अगर हम यहाँ पे एनर्जी पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ की बात करें, क्योंकि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स जीरो होगा। और इस पॉइंट पे मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो स्लोप जो है उसका, टेंजेंट जो है उसका स्लोप मैक्सिमम है। ठीक है, इसको अलग बात है, इसको टी बहुत ज़्यादा जनरल तौर पे यूज़ नहीं करते, तो इसको आप चेंज कर दीजिए, टी को आप वेलोसिटी के फॉर्म में लिख दीजिए। तो वी को हम लोग रूट टी बाई म्यू लिखते हैं, तो इट कैन बी रिटन एज 1/2 म्यू वी स्क्वेयर, इसमें कोई डाउट नहीं है, ऐसा लिख सकते हैं आप। तो ये क्लैरिटी आई। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अब हमने सिर्फ पोटेंशियल लिखा है, अब हम काइनेटिक भी लिख देते हैं। तो अगर काइनेटिक लिखते हैं तो ज़्यादा मुश्किल है नहीं, काइनेटिक लिखना बहुत आसान टास्क हो जाएगा कि भाई अगर हमें काइनेटिक लिखना है तो सीधे सीधे क्या लिख देंगे आप बताइए। काइनेटिक कैन बी रिटन एज 1/2 म्यू के फॉर्म में अगर लिख रहे हैं हम लोग। अच्छा यहीं पे हमने ऊपर देखो एस के फॉर्म में लिखा था, तो उस म्यू को आप S इंटू डेंसिटी लिख सकते हो, वेर S इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड रो इज द डेंसिटी, जो वॉल्यूम डेंसिटी होता है। ठीक है, अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ये कितना आ जाएगा सर, एक्स लेंथ पे बात कर रहे हैं, तो अगर पर यूनिट लेंथ बात कर ले तो सीधे अपन डे एक्स से डिवाइड कर देते हैं तो डायरेक्ट मिल गया। अब देखो सर मज़ेदार पॉइंट क्या आएगा, अभी तुरंत आएगा पता आपको, वहाँ से ऑब्जेक्टिव मिल सकते हैं हमें। तो इनटू यूनिट लेंथ पे लिख रहे हैं तो मास क्या होगा, म्यू हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी को सीधे तौर पे डी वाई बाई डी टी लिख दो ना, सॉरी पार्टिकल्स वेलोसिटी को, इसमें तो कोई नहीं रोकेगा आपको। और अगर बेटा जैसे आपने ये लिख दिया, आपके जहन में तुरंत बात आएगी कि डी वाई बाई डी टी जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होता है, इट कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव इंटू डी वाई बाई डी एक्स, याद आया। और अगर मैं ये यहां पे इस्तेमाल करता हूं तो बहुत इंटरेस्टिंग सा क्या रिजल्ट आया, 1/2 म्यू वी स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वेयर। मतलब ये दोनों बिल्कुल बराबर आया, मतलब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ दोनों बराबर आया। बहुत सरप्राइजिंग सा रिजल्ट, मतलब यहां पे टोटल एनर्जी मैक्सिमम है पर यूनिट लेंथ और यहां पे मिनिमम है। और पिछला जो आपने निकाला यहाँ पे बेटे जी वो कैसे वैलिड होगा, तो जब हम इसको स्मॉल एलिमेंट पे लिख करके जब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे एक पूरे वेवलेंथ के लिए, देन विल गेट द सेम रिजल्ट जो ऊपर मिला था। तो ये भी बहुत ज़रूरी पार्ट है। अगर आपने ये लिख दिया तो देखो, अगर हमें टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ लिखनी होती, अगर टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ लिखनी होती तो दोनों को ऐड कर लेते, ऐड कर दिया जी। अब अगर आपसे इंस्टेंटेनियस किसी पॉइंट पे पूछा जाएगा तो आप लिख सकते हो ना, क्योंकि आपको डी वाई बाई डी एक्स तो पता होगा, वाई लिखा हुआ तो डी वाई बाई डी एक्स लिख देंगे। तब हम क्या लिखेंगे कि डी ई को लिख देंगे हम लोग सर, ये इसको हम लोग मान लो स्मॉल यू लिखते हैं, स्मॉल यू इंटू डी एक्स, और इसको इंटीग्रेट कर दोगे जिस भी लेंथ के लिए चाहिए। मान लो आपको 0 to λ/3 चाहिए, तो आप इसको 0 to λ/3 इंटीग्रेट करेंगे एंड यू विल गेट द रिजल्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है अगर हम एडवांस के हिसाब से बात करते हैं, ये आपको कहीं पे भी फंसा सकता है, ऑब्जेक्टिव के अंदर भी। तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को इस तरह से सॉल्व करते हुए एनर्जी, सी इट इज़ द वेव ट्रैवलिंग इन द स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं अच्छा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे होगा, उसको सीधे सीधे फिर यहाँ से ऐड कर देते हैं। वो एक्चुअली इसलिए सही हो जाता है क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ें बराबर हो जाती है और मैक्सिमम होती है, तो यहाँ से लिख करके वो बात बन जाती है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ठीक है, अगर हम इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे किसी सेक्शन ऑफ द एलिमेंट की बात, सॉरी लेंथ की बात करें तो। ठीक है,
तो मेरे ख्याल से यहाँ तक बातें समझ आई होंगी, ठीक है। अगर आपको बात समझ आ रही है तो आप शेयर लाइक जरूर करिएगा, अपने कमेंट्स लिखिएगा, और अगर कुछ आपके मन में कोई कॉन्सेप्ट है जिस पे डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे।